हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी के लिए टेस्ट। तो ये टेस्ट है विजन आईएएस का और ये 2025 के लिए टेस्ट है। तो टेस्ट नंबर ये 38 है। ठीक है, इसके परीक्षा 37 को टेस्ट करा दिया गया है, तो उसको जाकर आप लोग रिविजन किया करिए। ये हिंदी में टेस्ट है। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक है PR नॉलेज रिसर्च सेंटर 2024। ठीक है, यहाँ पर आप इसको ज्वाइन कर लीजिए और कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी वीडियो होता है और कोई भी इंफॉर्मेशन रहेगा वो यहाँ पर आके आपको मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद और यहीं पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो के बाद आप लोग जरूर लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा यह सेब पृथ्वी को ठंडा करने में सहायता कर सकता है? ज्वालामुखी उद्गार से निकले सल्फेट्स या नमक के कण, शुद्ध नाइट्रेट। कूट का प्रयोग करिए। एक दो तीन या एक और दो या ओनली टू या वन और थर्ड। तो देखेंगे इसमें क्या है। ज्वालामुखी उद्गार से निकले सल्फेट भी है, नमक के कण भी है, शुद्ध नाइट्रेट भी है। सभी कथन सही है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। सॉरी। जैवोपच जैवोपचारण की निम्नलिखित तकनीकों पर विचार कीजिए। बायोवेंटिंग, बायोचार्जिंग, कंपोजिंग कंपोस्टिंग और बायोपाइल्स, बायो अगमेंटेशन। उपयुक्त जैवोपचारण तकनीकी में से कौन सी स्वास्थ्य प्रकृति की है? 1 2 5, 1 4 5, 2 3 4 या 1 2 3 4 5। तो इसमें से है आपका बायो वेंटिंग है, बायो चार्जिंग है और ये है बायो अगमेंटेशन, कंपोस्टिंग और बायो पाइल हटा दीजिए। तो ऑप्शन ए लग जाएगा 1 2 5। क्या हो जाएगा? 1 2 5 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ई अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी सामग्रियां व्यावसायिक रूप से प्राप्त की जा सकती हैं? सोना, तांबा, कांच, प्लास्टिक। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करिए। 1 2 3, 2 3 4, एक और चार या 1 2 3 4। तो देखिए इसमें भी ये सभी है, सोना, तांबा, कांच, प्लास्टिक सभी है। ऑप्शन डी लग जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पूरा पूरा जलवायु या अतीत की जलवायु के संकेतक है? जीवाश्मिक पराकरण, परागकण, वृक्षों के वलयाकार छल्ले, गुफा निक्षेप, सरोवर निक्षेप। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करिए। एक और दो, तीन और चार, 1 3 4 या 1 2 3 4। तो इसमें से क्या हो जाएगा? ये भी सभी कथन सही है। जीवाश्मित परागकण भी हैं, वृक्षों के वलयाकार छल्ले भी हैं, गुफा निक्षेप भी हैं और सरोवर निक्षेप भी हैं। कूट का प्रयोग करेंगे तो इसमें ऑप्शन डी आ जाएगा। सभी के सभी कथन सही है। 5वां नंबर देखेंगे, रेडियोधर्मी प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। रेडियोधर्मी प्रदूषण केवल मानव जनित गतिविधियों के कारण होती है और इस प्रकार यह केवल पृथ्वी पर ही देखा जाता है। और दूसरा है कि दीर्घ अर्ध आयु वाले रेडियोधर्मी प्रदूषक कम अर्ध आयु वाले प्रदूषक की तुलना में मानव स्वास्थ्य को अधिक प्रभावित करते हैं। और तीसरा है, कोबाल्ट, कैल्शियम और आयोडीन में रेडियोधर्मी समस्थानिक होते हैं जो रेडियोधर्मी प्रदूषण और पर्यावरण निम्नीकरण का कारण बनते हैं। कौन सा सही है इसमें से? केवल 3 है या 1 और 2 है या 2 और 3 है या 1 और 3 है? कौन सा सही है वो बताना है।
तो देखेंगे इसमें पहला कथन गलत है, दूसरा कथन गलत है, तीसरा सही है। कैसे? तो देखेंगे ये कितनी हानि पहुंचा सकते हैं, यह उनके रेडियोधर्मी तत्वों और उनके अर्ध आयु फलन यानी वह उस समय जिसमें उनकी सांता रेडियोधर्मी क्षय प्रक्रियाओं के कारण आधी हो जाती है पर निर्भर करता है। सामान्यतः वर्ष आयु जितनी अधिक होती है, मानव स्वास्थ्य पर इनका प्रभाव उतना ही कम होता है। वही कॉस्मिक किरणें बाहरी अंतरिक्ष से हमारे ग्रह पर तीव्र विकिरण के साथ आती हैं, इसलिए रेडियोधर्मी प्रदूषण का कारण बनती है। और इसमें क्या होता है, रेडियोधर्मी में अगर उदाहरण देखेंगे तो क्रोमियम 51 आ जाएगा, 57 आ जाएगा और 60 आ जाएगा। और कोबाल्ट में 57 रहेगा और 60 रहता है। वही कैल्शियम देखें तो 47 और आयोडीन देखेंगे तो 123 रहता है और क्रिप्टन है 85 और निकल है 63। तो ये शामिल होते हैं इसमें। तो इसलिए तो पहला और दूसरा गलत है, तीसरा कथन सही है। ऑप्शन ए लगा देंगे, ओनली 3 हो जाएगा। 6 नंबर है, ईंधन के रूप में उपयोग किया जाने वाला ब्लैक लिकर एक है। कागज और लुगदी उद्योग में उप उत्पाद के रूप में प्राप्त किया गया जैव ईंधन या कोयले के द्रवीकरण की प्रक्रिया से प्राप्त उत्पाद, या तो कच्चा तेल जिसमें सल्फर की मात्रा अत्यंत कम होती है, या तो चौथा कोयले के संस्तरों से प्राप्त प्राकृतिक गैस का एक रूप। ईंधन के रूप में उपयोग किया जाने वाला ब्लैक लिकर, तो ब्लैक लिकर के लिए ऑप्शन ए नंबर सही है। कागज और लुगदी उद्योग में उप उत्पाद के रूप में प्राप्त किया गया जैव ईंधन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए जब काष्ठ को कागज में संसाधित किया जाता है तब यह एक उच्च ऊर्जा युक्त विषाक्त पदार्थ उत्पन्न होता है जिसे ब्लैक लिकर कहा जाता है। 1930 के दशक पर पेपर मिलों से निकालने पर वाले ब्लैक लिकर को अपशिष्ट उत्पाद माना जाता है। इसके आसपास के स्रोतों में भी डाल दिया जाता है इसको। चलिए 7 नंबर देखेंगे, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ईपीआर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह एक नीतिगत दृष्टिकोण है। इसमें उत्पादक अपने द्वारा उत्पादित उन उत्पादों के निपटान के प्रबंधन का उत्तरदायित्व लेते हैं जो उपभोक्ताओं के लिए उपयोगी नहीं रहते हैं। वही दूसरा है, यह निपटान की लागत का आर्थिक बोझ सरकार से उत्पाद के निर्माता पर स्थानांतरित करता है। केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत। 7 नंबर ईपीआर है, वह विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व। तो यह एक नीतिगत दृष्टिकोण है। इसमें उत्पादक अपने द्वारा उत्पादित उन उत्पादों के निपटान के प्रबंधन का उत्तरदायित्व लेते हैं जो उपभोक्ताओं के लिए उपयोगी नहीं रहते हैं। पहला सही है। दूसरा है, यह निपटान की लागत का आर्थिक बोझ सरकार से उत्पाद के निर्माता पर हस्तांतरित करता है। तो दूसरा भी सही है। दोनों कथन सही है, दोनों सही तो क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, डाइऑक्सिन और फ्यूरान जो उभरते हुए वायु प्रदूषक है को अत्यधिक प्रदूषणकारी और विषाक्त रसायनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिनका मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। निम्नलिखित में से वे कौन से स्रोत हैं जिनसे ये उत्पन्न होते हैं? सिगरेट पीना, रंग और रंग द्रव्य, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट दहन और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए कोयला दहन। कौन सा होगा? 1 और 2, 2 3 4, 1 3 4 या 1 2 3 4? क्वेश्चन नंबर 8, डाइऑक्सिन और फ्यूरान जो उभरते हुए वायु प्रदूषक को अत्यधिक प्रदूषणकारी और विषाक्त रसायनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिनका मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव भी पड़ता है। तो सिगरेट पीना हो जाएगा, रंग और रंग द्रव्य हो जाएगा, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट दहन भी हो जाएगा और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए कोयला दहन भी हो जाएगा। सभी हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। क्वेश्चन 9, तापीय अपघटन और गैसीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जहां तापीय अपघटन ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के ऊष्मीय रूपांतरण की प्रक्रिया है, वही गैसीकरण एक तापीय रासायनिक प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बायोमास को दहनशील गैस में परिवर्तित करती है। दूसरा है, गैसीकरण की प्रक्रिया में सामान्यतः तापीय अपघटन की तुलना में अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत। 9 नंबर
चलिए देखेंगे, जहाँ तापीय अपघटन ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के ऊष्मीय रूपांतरण की प्रक्रिया है, वही गैसीकरण एक तापीय रासायनिक प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बायोमास को दहनशील गैस में परिवर्तित करती है। पहला कथन गलत है। देखिए, तापीय अपघटन जो है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या लगभग अनुपस्थिति में उत्प्रेरक का उपयोग करके कार्बनिक पदार्थों के ऊष्मीय रूपांतरण की प्रक्रिया है। तो इसलिए यह निष्क्रिय वातावरण में पदार्थ का अपघटन है और यह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें पदार्थ की रासायनिक संरचना में परिवर्तन होता है। इसके अतिरिक्त यह एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया भी है। तो पहला कथन गलत है। वही दूसरा है कि गैसीकरण की प्रक्रिया में सामान्यतः तापीय अपघटन की तुलना में अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। तो दूसरा कथन सही हो जाएगा। ये अन्य मात्रा में ऑक्सीजन उपस्थित होता है इसमें। तो ऑप्शन बी लगा देंगे, ओनली 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। जैविक संकेतक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ये पर्यावरणीय सफाई की प्रगति की निगरानी में मदद करते हैं। और दूसरा है ये वे प्रजातियां हैं जो कम घुलित ऑक्सीजन वाले अत्यधिक प्रदूषित जल में जीवित रह सकती हैं। एंड तीसरा, ट्यूबिफेक्स कीट, लार्वा और मेढक जैविक संकेतक के उदाहरण हैं। कौन सा सही है? 1 और 2, केवल 3, 2 और 3 या 1, 2, 3? ऑप्शन डी लगा देंगे, सभी के सभी कथन सही हैं। क्या क्या है? ये पर्यावरणीय सफाई की प्रगति की निगरानी में मदद करते हैं। ये वे प्रजातियां हैं जो कम घुलित ऑक्सीजन वाले अत्यधिक प्रदूषित जल में जीवित रह सकती हैं। और ट्यूबिफेक्स कीट, लार्वा और मेढक जैविक संकेतक के उदाहरण भी हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। जैव खनन क्या है? जैव खनन यह मृदा में मौजूद सूक्ष्म जीवों की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड को संचित करने की प्रक्रिया है। ये चट्टानों के अयस्कों या खदान के अपशिष्ट से धातुओं के निष्कर्षण के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग करने की प्रक्रिया है। यह सूक्ष्म जीवों की मदद से कार्बनिक पदार्थों का अवयवी अपघटन है। और चौथा है, यह कुछ पादप प्रजातियों की मदद से पृथ्वी की सतह में सूक्ष्म खनिजों की उपस्थिति का पता लगाने की एक प्रक्रिया है। तो जैव खनन क्या होगा? देखिए, जैव खनन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये चट्टानों के अयस्कों या खदान के अपशिष्ट से धातुओं के निष्कर्षण के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जैव खनन यह प्रक्रिया है जिसमें चट्टान के अयस्कों या खदान के अपशिष्ट से आर्थिक महत्व की धातुओं के निष्कर्षण हेतु सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जैव खनन तकनीकों का उपयोग उन स्थलों की सफाई के लिए भी किया जा सकता है जो धातुओं से प्रदूषित हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से हाइड्रोजन ईंधन सेल के संभावित लाभ है? वे सस्ते और किफ़ायती हैं। उनका प्रबंधन एवं संग्रहण करना आसान होता है। वे हानिकारक उत्सर्जन नहीं करते हैं। वे रॉकेट में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कूट का प्रयोग करिए। 2 और 3, 3 और 4, 1, 2, 4 या 1, 2, 3, 4? हाइड्रोजन ईंधन सेल में संभावित लाभ में वे हानिकारक उत्सर्जन नहीं करते हैं। वे रॉकेट और ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वे प्रबंधन एवं संग्रहण का करना आसान है, ये गलत है। वे सस्ते और किफ़ायती, ये भी आसान है, सस्ते थोड़ी ना है। तो जहाँ जहाँ 2 है तहाँ हटा दीजिए, आपको आंसर मिल गया। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर है, माइक्रोबियल ईंधन सेल के विभिन्न अनुप्रयोग क्षेत्र क्या है? अंतर्जलीय निगरानी उपकरणों को ऊर्जा प्राप्त करना, या रिमोट सेंसर को ऊर्जा की आपूर्ति, अपशिष्ट जल उपचार, या बायो हाइड्रोजन का उत्पादन। कूट का प्रयोग करिए। 1, 3, 4, 1 और 4, 2 और 3 या 1, 2, 3, 4? माइक्रोबियल ईंधन सेल। माइक्रोबियल ईंधन सेल एक जैव विद्युत रासायनिक उपकरण है जो श्वसन करने वाले सूक्ष्म जीवों की शक्ति का उपयोग करके जैविक अधस्तर को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो अंतर्जलीय निगरानी उपकरणों को ऊर्जा प्रदान करना, रिमोट सेंसर को ऊर्जा की आपूर्ति, अपशिष्ट जल उपचार और बायो हाइड्रोजन का उत्पादन, सभी है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे इसमें। 14 नंबर है, ऊष्मीय प्रदूषण थर्मल पोल्यूशन के कारण तापमान वृद्धि के सामान्य रूप से ज्ञात प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा है? समुद्री जीवों के चयापचय की दर में कमी, जैविक पदार्थों के अपघटन की दर में वृद्धि, जल निकायों में अवायवीय परिस्थिति का विकास। कूट का प्रयोग करिए। केवल 2, 1 और 3, 2 और 3 या 1, 2, 3?
इसमें से समुद्री जीवों के चयापचय की दर में कमी हटा दीजिए इसको। बाकी जैविक पदार्थों के अपघटन दर में वृद्धि सही है। जल निकायों में अवायवीय परिस्थिति का विकास ये सही है। ऑप्शन सी लग जाएगा, 2 और 3। ठीक है। चलिए 15 नंबर देखेंगे। संसाधनों के लिए संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क वर्गीकरण यूएनएफसी संबंधित है वैश्विक तापन क्षमता के आधार पर ग्रीन हाउस गैसों के वर्गीकरण से, या पहुंच और लाभ साझा करने हेतु जैविक संसाधनों के वर्गीकरण से, या तो इबोला जैसे स्थानिक रोगों की पहचान एवं निगरानी से, या वैश्विक खनिज और विभिन्न ऊर्जा संसाधनों के वर्गीकरण एवं प्रबंधन से। इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, वैश्विक खनिज और विभिन्न ऊर्जा संसाधनों के वर्गीकरण एवं प्रबंधन से। देखिए संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क वर्गीकरण जो है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन, ये यूएनएफसी एक वैश्विक सिद्धांत आधारित है, उपयोगकर्ता अनुकूल प्रणाली है। इसका उपयोग खनिज, पेट्रोलियम, नवीकरणीय ऊर्जा, मानव जनित संसाधनों और इंजेक्शन परियोजनाओं के वर्गीकरण, प्रबंधन और रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर देखते हैं। पारिस्थितिकीय तंत्र पुनर्बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसके तहत केवल वनों, घास के मैदानों, पर्वतों और महासागरों में पारिस्थितिकीय तंत्र की पुनर्बहाली को शामिल किया गया है। दूसरा है, पारिस्थितिकीय तंत्र पुनर्बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक के दृष्टिकोण के 3 लक्ष्य हैं। एंड तीसरा, इसमें प्राकृतिक विश्व के पुनरुत्थान हेतु 10 सूत्री कार्यनीति को शामिल किया गया है, जो हम सभी लोगों का समर्थन करती है। कौन सा कथन सही है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या 1, 2, 3? देखिए इसके तहत केवल वनों, घास के मैदानों, पर्वतों और महासागरों में पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्बहाली को शामिल किया गया। तो पहला कथन गलत है। देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें आपके कृषि भूमि, वन, ताजे जल, घास के मैदान, झाड़ियाँ, सवाना, पर्वत, महासागर, तटीय क्षेत्र, पीटलैंड, ये सभी शामिल किए गए हैं। दूसरा है कि पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक के दृष्टिकोण के 3 लक्ष्य हैं। तो दूसरा वाला कथन सही है। ठीक है, क्या क्या लक्ष्य है वो जान लीजिए। पहला लक्ष्य देखिए है कि पारिस्थितिकी तंत्रों के क्षरण को रोकने, अवरुद्ध करने, उनकी पुनर्बहाली करने के लिए वैश्विक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर प्रतिबद्धताओं और कार्यों को बढ़ावा देना है। और दूसरा क्या लक्ष्य है? दूसरा है कि सफल पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली के संबंध में विभिन्न लाभों के बारे में हमारी समझ को बढ़ाना है। इन्हें तीसरा लक्ष्य है इस ज्ञान को हमारी शिक्षा प्रणालियों में तथा सभी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के निर्णयन में उपयोग करना है। दूसरा कथन इसलिए सही है। तीसरा है, इसमें प्राकृतिक विश्व के पुनरुत्थान हेतु 10 सूत्री कार्यनीति को शामिल किया गया है, जो हम सभी लोगों का समर्थन करती है। तो 10 सूत्री ये कार्यनीति है। तीसरा भी कथन सही है। इसको बता दूं, देखिए 10 क्या है। पहला है आपका वैश्विक आंदोलन को सशक्त बनाना। दूसरा है भूमि को पुनर्बहाल करने हेतु धन जुटाना। तीसरा है उचित प्रोत्साहन निर्धारित करना। चौथा है नेतृत्व को सम्मानित करना। पांचवा है व्यवहार में परिवर्तन करना। छठवां है शोध में निवेश करना। सातवां है क्षमता का निर्माण करना। आठवां है पुनर्बहाली की संस्कृति का सम्मान करना। और नौवां है भावी पीढ़ी का निर्माण करना। एंड 10 ये है सुनना और सीखना, लिसन एंड लर्न। ठीक है, 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत संदूषण को रोकने के लिए जैव चिकित्सा अपशिष्ट को उसके उत्पादन के कितने घंटों के भीतर उपचारित किया जाना आवश्यक है? 24, 48, 72 या 12? तो यह है 48 घंटा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, पादप उपचार या फाइटो रेमेडिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाइटो वोलेटिलाइजेशन संदूषकों के वायुमंडल में निर्मुक्त करने हेतु गैसीय अवस्था में परिवर्तित करता है। दूसरा है फाइटो एक्सट्रैक्शन में भूमि के उपस्थित स्थित कटाई योग्य बायोमास में संदूषकों को संचित करने हेतु पादपों की क्षमता का उपयोग किया जाता है। एंड तीसरा, सूरजमुखी और सरसों के पादप वाणिज्यिक फाइटो रेमेडिएशन तकनीकों के लिए उपयुक्त है। कितने सही हैं? 1 और 2, 2, 3 या तीनों कथन?
पादप उपचार या फाइटो रेमेडिएशन। चलिए देखेंगे। फाइटो रेमेडिएशन प्रदूषकों की वायुमंडल में निर्मुक्त करने हेतु गैसीय अवस्था में परिवर्तित करता है, पहला सही है। दूसरा है फाइटोस्ट्रक्शन की में भूमि के स्थित ऊपर स्थित कटाई योग्य बायोमास में संदूषकों को संचित करने हेतु पादपों की क्षमता का उपयोग किया जाता है, दूसरा भी सही है। तीसरा है सूरजमुखी और सरसों के पादप वाणिज्यिक फाइटो रेमेडिएशन तकनीकों के लिए उपयुक्त है, तो ये भी सही है। 1 2 3 तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। प्रदूषक भुगतान पॉल्यूटर पे सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसे सर्वप्रथम OECD आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दूसरा है, प्रदूषक भुगतान सिद्धांत 1992 रियो घोषणा का हिस्सा है। एंड तीसरा, कार्बन कर प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को लागू करने का एक नीतिगत साधन है। कौन सा सही है? 1 और 2, केवल 3, या 1 और 3, या तीनों कथन? चलिए, इसमें भी तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी, इसको पढ़ लीजिएगा, तीनों कथन सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 20 नंबर देखेंगे। सतही ओजोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतही ओजोन के निर्माण के लिए सौर प्रकाश आवश्यक है। और दूसरा है, ओजोन फुसफुसीय ऊतकों में ऑक्सीजन क्षति उत्पन्न करके फेफड़ों का नुकसान पहुंचाती है। कौन सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों सही है, दोनों गलत? तो देखेंगे, सतही ओजोन में है। सतही ओजोन के निर्माण के लिए सौर प्रकाश आवश्यक है, सही है। ओजोन फुसफुसी ऊतकों में ऑक्सीजन की क्षति उत्पन्न करके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है, तो ये भी सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों कथन सही है। चलिए 21 नंबर देखेंगे। मृदा प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वायुमंडलीय हथियार परिरक्षण मानव जनित मृदा प्रदूषण का एक स्रोत है। और दूसरा कथन इसमें है, आईयूसीएन द्वारा आयोजित वैश्विक मृदा भागीदारी संधारणी मृदा प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त तंत्र है। कौन सा सही है इसमें से? तो इसमें से पहला सही है, दूसरा कथन गलत है। ठीक है, दूसरा कथन गलत है। क्यों गलत है? तो देखिए, वैश्विक मृदा भागीदारी वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त तंत्र है। इसकी स्थापना 2012 में वैश्विक एजेंडे में मृदा संरक्षण को स्थान देने और संधारणी मृदा प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। FAO यानी खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा आयोजित यह भागीदारी उत्पादक मृदा की गारंटी के लिए मृदा शासन में सुधार कार्य हेतु कार्य करती है, ताकि सभी के लिए खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और समन एवं संधारणी विकास सुनिश्चित हो सके। ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन पहला सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। चलिए 22 नंबर देखेंगे। हानिकारक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं का आयात प्रतिबंधित है? अपशिष्ट खाद्य वसा और घरेलू अपशिष्ट, पुनः उपयोग के लिए उपयुक्त महत्वपूर्ण देखभाल चिकित्सा उपकरण, अपशिष्ट हैलोजनयुक्त कार्बनिक विलायक कोड का प्रयोग करिए। 1 2 4, 3 और 4, 1 2, या 1 2 3 4? तो कौन कौन सा होगा इसमें? इसमें हो जाएगा अपशिष्ट खाद्य वसा, घरेलू अपशिष्ट हो जाएगा, पुनः उपयोग के लिए उपयुक्त महत्वपूर्ण देखभाल चिकित्सा उपकरण, ये भी हो जाएगा, अपशिष्ट हैलोजनयुक्त कार्बनिक विलायक विलायक भी हो जाएगा, ऑप्शन डी लगा देंगे। 23 नंबर। सीसा प्रदूषण लीड पोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, सीसा को एक अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक POP के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दूसरा है, फाइटो रेमेडिएशन पौधों का उपयोग करके प्रदूषित मृदा से सीसा को अवशोषित कर सीसा प्रदूषण को कम कर सकता है। एंड तीसरा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कहता है कि सीसे से संपर्क का कोई भी ज्ञात स्तर सुरक्षित नहीं है। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, या तीनों कथन? कह रहा है, सीसा को एक अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, पहला ही कथन गलत है।
देखिए, शीशा पर्यावरण के लिए हानिकारक और अस्थायी है, लेकिन इसे एक विषाक्त भारी धातु के रूप में अलग से वर्गीकृत किया गया है, अस्थायी नहीं किया गया है। वही दूसरा है कि फाइटोरेमेडिएशन पौधों का उपयोग करके प्रदूषित मृदा से शीशा को अवशोषित कर शीशा प्रदूषण को कम कर सकता है, तो दूसरा कथन सही है। एंड तीसरा है कि डब्ल्यूएचओ कहता है कि शीशे से संपर्क का कोई भी ज्ञात स्तर सुरक्षित नहीं है, तो ये भी सही है। ऑप्शन बी लगा देंगे, 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल के तहत वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य विकासशील देशों की सहायता करना है। एंड दूसरा है, यह प्रोटोकॉल विकसित है और विकासशील देशों के लिए अलग अलग समय सीमाओं के साथ ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों ओडीएस को चरणबद्ध तरीके से कम कर सकता है, कम करता है। कौन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। 24 नंबर। चलिए देखिए, तो इस प्रोटोकॉल के तहत वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य विकासशील देशों की सहायता करना है। पहला ही कथन गलत है। देखिए, इस कोर्स का उद्देश्य मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के उन विकासशील पक्षकार देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना है। ठीक है, दूसरा है, यह प्रोटोकॉल विकसित और विकासशील देश के लिए अलग अलग समय सीमाओं के साथ ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से कम करता है, तो दूसरा सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखिए ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों से संबंधित है। इसे 1987 में अपनाया गया था और लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था ये 1989 में। ठीक है, कब आया था? ये आया था 87 में, लागू हुआ 1989 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर देखेंगे। रॉटरडैम कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? इसमें गैर अनुपालन हेतु दंड लागू करने के लिए बाध्यकारी तंत्र का अभाव है। दूसरा है, एक देश जिसने किसी कीटनाशक को अनुलग्रक थर्ड के तहत सूचीबद्ध किया है, वह रॉटरडैम कन्वेंशन के तहत घरेलू स्तर पर इसका उत्पादन और उपयोग जारी रख सकता है। एंड तीसरा, यह कन्वेंशन औद्योगिक रसायनों के साथ साथ कीटनाशकों को भी कवर करता है। कौन सा सही है? 1 और 3, 2 और 3, 1 और 2 या 1 2 3? चलिए देखेंगे, इसमें गैर अनुपालन हेतु दंड लागू करने के लिए बाध्यकारी तंत्र का अभाव है। पहला सही है। दूसरा है, एक देश जिसने किसी कीटनाशक को ग्रक थर्ड के तहत सूचीबद्ध किया है, वह रॉटरडैम कन्वेंशन के तहत घरेलू स्तर पर इसका उत्पादन और उपयोग जारी रख सकता है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा है, यह कन्वेंशन औद्योगिक रसायनों के साथ साथ कीटनाशकों को भी कवर करता है, तो ये भी सही है। तीनों कथन सही है, तीनों सही है, तो क्या लगाएंगे? ऑप्शन डी लगा देंगे। चलिए 26 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पशुओं में प्रजनन में कमी, फसल उत्पादन में कमी, इमारतों को नुकसान। कौन सही होगा? प्रदूषण के प्रभाव, ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव होता पूछ रहा है। 1 और 3, 1 और 2, 2 और 3, 1 2 3। तो पशुओं प्रजनन में कमी होगा, फसल उत्पादन में कमी होगा, इमारतों को नुकसान होगा ध्वनि प्रदूषण के कारण, तो ऑप्शन डी लग जाएगा। चलिए 27 नंबर देखेंगे, खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पारीय आवाजाही और उनके निपटान के नियंत्रण पर बेसल कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यूएसए ने बेसल कन्वेंशन की पुष्टि नहीं की है। दूसरा है, रेडियोधर्मी अपशिष्ट बेसल कन्वेंशन के अंतर्गत शामिल नहीं है।
तीसरा है बेसल प्रतिबंध संशोधन विकासशील देशों में खतरनाक अपशिष्ट के निर्यात को रोकता है। कौन सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं। 27 नंबर। 27 नंबर। आज का तो ऑप्शन बड़ा ही खतरनाक दिया हुआ है, सभी के सभी कथन सही हो रहे हैं। इसमें भी सभी के सभी कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, सभी के सभी कथन सही है। 28 नंबर। ऑटोक्लेविंग प्रभावी और जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन में किस प्रकार योगदान करता है? पहला है यह प्लास्टिक अपशिष्ट को उपयोग करने योग्य रूपों में पुनर्चक्रित करता है। दूसरा है यह उच्च दाब युक्त भाप के माध्यम से संक्रामक अपशिष्ट को जीवाणु रहित करता है, जिससे रोगजनक संचरण कम होता है। तीसरा है यह खाद बनाने के लिए जैविक और अकार्बनिक अपशिष्ट को पृथक करता है। और चौथा, यह दहन के माध्यम से जैव चिकित्सा अपशिष्ट को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 28 नंबर। तो इसमें देखिए बी वाला करेक्ट हो जाएगा। यह उच्च दाब युक्त भाप के माध्यम से संक्रामक अपशिष्ट को जीवाणु रहित करता है, जिससे रोगजनक संचरण कम होता है। ऑटोक्लेविंग एक तापीय कीटाणु शोधन प्रक्रिया है। इसमें जो है संक्रामक अपशिष्टों को रोगाणु मुक्त करने के लिए उच्च दाब युक्त भाप का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक के कारण यह जैव चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए सबसे प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल तरीकों में से एक बन जाती है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर। बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये नियम इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी पर लागू नहीं होते हैं। दूसरा है, विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व यानी EPR बैटरी के आयातकों पर लागू नहीं होता है। तीसरा है, ये नियम बैटरी के लैंडफिल और भस्मीकरण में निपटान को प्रतिबंधित करते हैं। कौन सा कथन सही होगा? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं। देखिए बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2022, देखिए नियमों के अंतर्गत सभी प्रकार की बैटरियों जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी, पोर्टेबल बैटरी, ऑटोमोटिव बैटरी और औद्योगिक बैटरी को कवर किया गया है। तो इसलिए क्या होगा? पहला कथन गलत हो जाएगा। कह रहा है नियम इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी पर लागू नहीं होते हैं, जो कि लागू होते हैं। इलेक्ट्रिक पर लागू होते हैं, पोर्टेबल, ऑटोमोटिव बैटरी, औद्योगिक बैटरी सभी पर। दूसरा है कि विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व यानी EPR बैटरी के आयातकों पर लागू नहीं होता है। तो दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये नियम विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व सिद्धांत पर आधारित है। अतः बैटरी के निर्माता अपशिष्ट बैटरियों को एकत्रित करने, पुनर्चक्रण, नवीकरण करने तथा अपशिष्ट से प्राप्त सामग्री का उपयोग नई बैटरियों में करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तीसरा है, ये नियम बैटरी के लैंडफिल और भस्मीकरण में निपटान को प्रतिबंधित करते हैं। तो तीसरा कथन सही है, तो ऑप्शन ए लगा देंगे, हो जाएगा ओनली वन। ठीक है, हो जाएगा ओनली वन। तीसरा वाला जो है कि EPR के देशानुसार सभी अपशिष्ट बैटरियों को एकत्र करके उन्हें पुनर्चक्रण या नवीकरणीय के लिए भेजा जाना चाहिए। साथ ही यह लैंडफिल और भस्मीकरण प्रक्रिया में बैटरी अपशिष्ट के निपटान को प्रतिबंधित भी करता है। तो कुल मिला के देखेंगे तो ये 38 नंबर का टेस्ट है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसका टेलीग्राम पे आपको लिंक PDF मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से जुड़ाइए। PR नॉलेज रिसर्च सेंटर 2024 लिखेंगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।